नमस्कार। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और नए टॉपिक न्याय वाक्य सिलोजिज्म की। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कथन होते हैं। कथन क्या होता है? किसी भी कहने वाले व्यक्ति द्वारा अर्थात वक्ता द्वारा कही गई बात को कथन कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि कुछ भी कह रहा है तो उसके द्वारा जो भी बात कही गई है उसे कथन बोला जाता है। क्लियर? जबकि निष्कर्ष निष्कर्ष क्या होता है? कथन द्वारा दो या दो से अधिक विचार या तर्क के आधार पर प्राप्त परिणाम होता है। यदि मान लो मैंने कोई भी बात कही तो उसके आधार पर जो भी हमारा दिमाग प्रतिक्रियाएं करके जो रिजल्ट या परिणाम प्राप्त करता है वह क्या होता है? निष्कर्ष होता है। तो देखिए किसी भी कथन के कई सारे निष्कर्ष हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है यह यहाँ पर हम बनाना सीखेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ कुछ एक शब्द आते हैं, जैसे एक शब्द आता है सभी, एक शब्द आता है सभी और। अब ऑल से यदि मान ले मैंने एक कथन कहा सभी आम पके हैं। सभी आम पके हैं। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि कथन में जो भी कहा गया है वो सर्वोपरि सत्य होता है, वह हमेशा सत्य माना जाता है। तो उसी के आधार पर हमें निष्कर्ष बनाने होते हैं। तो देखिए यहाँ दुनिया में जितने भी सब आम हैं सब कैसे हैं? पके हैं। यह हमें मानना होगा। ठीक, चाहे व्यवहार में कुछ भी हो, लेकिन जो कथन में प्रश्न में बोला गया है उसे हमें हमेशा सत्य मानना होता है यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए इसे मैं वेन आरेख के द्वारा किस तरह से दर्शा सकते हैं? इसे वेन आरेख के द्वारा तो यहाँ पे देखें दो एलिमेंट हैं, एक आम है और एक पका। ठीक, तो यहाँ क्या है? सभी आम कैसे हैं? पके हैं। यदि मान लें हम कि ये आम का सर्किल है, दुनिया के सारे आम यहाँ हैं, तो यह किस कैटेगरी के अंदर है? किसके अंदर जाएगा? पके के अंदर। तो सभी आम कैसे हैं? पके हैं। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जितने भी दुनिया में आम हैं सब क्या है? पके हैं। तो मैं इस कथन से एक ऐसा वेन डायग्राम या वेन आरेख बना सकता हूँ। क्या ऐसा ही वेन आरेख संभव है? क्या मैं अन्य कोई वेन आरेख नहीं बना सकता? जी हाँ, एक प्रकार का वेन आरेख और बन सकता है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि मान लो जितने भी आम हैं दुनिया में वो सब यहाँ हैं। ये सब क्या है? आम हैं। और ये इतना ही इलाका, इतना ही एरिया यदि मैं पके का बनाऊं तो एक ऐसा डायग्राम भी बन सकता है। क्लियर है? तो जब भी सभी आए तो सभी के लिए हम ऐसे दो डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहा है, तो इस तरह के दो डायग्राम हम बना सकते हैं। लेकिन प्रश्न को बनाने के लिए मोस्टली इस डायग्राम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस डायग्राम को भी आपको दिमाग में रखना होगा। अब दूसरे शब्द की बात करेंगे। दूसरा शब्द रहेगा कुछ। दूसरा शब्द होगा कुछ, सम। अब देखें इसके लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि मैं यहाँ एक कथन रखूं, कुछ आम पके हैं। मैंने यहाँ एक इस प्रकार का कथन रखा है। तो इससे हम वेन डायग्राम के आधार पर किस तरह से दर्शा सकते हैं? वेन आरेख के द्वारा कैसे दर्शा सकते हैं? तो यहाँ दो प्रकार के एलिमेंट हैं, आम और पके। तो मैं इसे दिखा सकता हूँ कि कुछ आम, तो मैं ये कहूँगा कि ये आम है और आम का कितना हिस्सा पका है?
कुछ, तो इसे मैं इस तरह से दर्शा सकता हूँ। तो मैं ऐसे कहूँगा ये पका है। क्लियर। और हमें यहाँ पे जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो इस वाले हिस्से के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। कथन से हमें केवल इस हिस्से के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है कि कुछ आम पके हैं। और आप देखेंगे रिवर्स ऑर्डर में तो पके के इस वाले हिस्से के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द आया है तो कुछ से हम ये भी समझेंगे, यदि मान लो यह पानी है, यह क्या है, यह पानी है, तो यह दुनिया में जितना भी पानी है वो सब यहाँ है। अब मैं कहूँगा कि कुछ पानी कहाँ होगा, कुछ पानी कहाँ होगा, इसके अंदर होगा। तो ये वाला जो हिस्सा होगा इसका, ये कुछ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह हिस्सा कुछ कहलाएगा। किसका हिस्सा है, पानी का, तो यह कुछ पानी कहलाएगा। या मैं इस वाले हिस्से की बात करूँ तो ये क्या कहलाएगा, ये भी कुछ पानी कहलाएगा। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, कुछ पानी कहलाएगा। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, कुछ पानी कहलाएगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यह सभी पानी था, दुनिया में जितना भी पानी था वो सब यहाँ था, और इसके ही एक छोटे हिस्से को क्या बोला जाता है, कुछ बोला जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि सभी से कुछ प्राप्त होता है। सभी से क्या प्राप्त होता है, कुछ प्राप्त होता है। याद रहेगा, सभी से क्या प्राप्त होता है, कुछ प्राप्त होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि कुछ कहाँ से आता है, सभी से। ठीक। तो इसी आधार पर, तो मैं इसी के आधार पर क्या वेन डायग्राम का एक अन्य आरेख नहीं बना सकते? जी हाँ, एक अन्य आरेख बनाया जा सकता है। मैं एक ऐसा आरेख बना सकता हूँ, इसने कहा कुछ आम पके हैं, तो यदि मैं ये कहूँ यह आम है तो इसका कुछ हिस्सा क्या है, पका है। तो क्या मैं पके को इसके अंदर नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूँ। यह क्या हो जाएगा, पका। क्लियर। एक ऐसा भी वेन आरेख बन सकता है। तीसरी कंडीशन, क्या एक इस तरह का वेन आरेख नहीं बन सकता कि यदि मैं ये कहूँ कि यह पका है, यह क्या है, पका है, और इसके कुछ हिस्से को आम कर दिया जाए, इसके कुछ हिस्से को आम कर दिया जाए। अब आप कहेंगे सर यह तो कुछ पका आम हुआ, लेकिन मैं आम की तरफ से देखूं तो मैं कह सकता हूं सभी आम क्या है, पका है। लेकिन इस तरह से आप देखेंगे तो सभी, जिस प्रकार सभी में कुछ प्राप्त होता है, तो क्या इतने से हिस्से के लिए, इसके छोटे हिस्से के लिए आप नहीं कह सकते कि कुछ आम, ये क्या है, कुछ आम किसके अंदर है, पका के अंदर। बिल्कुल। तो इसके लिए एक ऐसा भी डायग्राम बन सकता है। एक अन्य डायग्राम की बात की जाए तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये सब क्या है, यह आम है। ठीक। और इसे यदि मैं ओवरलैप कर दूँ, इसे क्या कर देते हैं, ओवरलैप कर देते हैं, और इसी को मैं पका कर देता हूँ, तो आप कहेंगे सभी आम पका है, सभी पका आम है। तो सभी में कुछ समाहित है। तो यदि मैं इस वाले हिस्से के बारे में बात करूं तो ये क्या है, कुछ आम किसके अंदर है, पका के अंदर, तो कुछ आम पका है। क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ 4 डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के लिए केवल हम इस वाले डायग्राम का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में ये सभी डायग्राम को आपको दिमाग में रखना होगा, जिनका कि हम समय समय पर प्रयोग करते रहें। ठीक। अब तीसरी कंडीशन या तीसरे शब्द की बात करते हैं। तीसरा शब्द है कोई नहीं। कोई नहीं एक नेगेटिव शब्द, और इसके लिए एक कथन का प्रयोग करते हैं, कोई शेर जंगली नहीं है, जंगली नहीं है। ठीक। तो इसके लिए हम वेन आरेख का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार का एक वेन आरेख बना सकते हैं, एक वेन आरेख का प्रयोग करते हैं। तो
तो कोई नहीं बोला है, कोई भी शेर जंगली नहीं है। तो इस केस में क्या है, शेर के लिए एक एलिमेंट बनाएंगे हम। ये क्या है, ये शेर है और यह क्या नहीं है, जंगली नहीं है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ एक जंगली का एक एलिमेंट और बना लेते हैं, जंगली। और इसने साफ बोला गया है कि कोई भी शेर जंगली नहीं है, तो मैं इन दोनों के बीच में एक क्रॉस लगा देता हूँ, जिससे कि मुझे याद रहे कि शेर और जंगली के बीच में नॉट लगाया गया है। क्लियर है। एक चौथा वाक्य और होता है, वह क्या है, वाक्य है, शब्द है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसके लिए हम कथन लिख सकते हैं, इसके लिए कथन लिख सकते हैं, कुछ आम पके नहीं हैं, पके नहीं हैं। तो इसके लिए हम चित्र कैसे बनाएंगे, एक वैनारिक कैसे बनाएंगे, एक वैनारिक बनाते हैं। इसने साफ बोला है कुछ आम पके नहीं हैं, ठीक। तो कुछ आम पके नहीं है, मैं एक आरेख बना देता हूं आम का। और इसने साफ बोला है कि कुछ आम पके नहीं हैं, तो मैं इसे इस तरह से दर्शा सकता हूं, यह पका बना दिया। और यहाँ पे एक इस तरह का मैं पॉइंट बना करके ऐसे बोल सकता हूँ कि आम का ये वाला हिस्सा पका नहीं है। तो आम का ये वाला हिस्सा क्या नहीं है, पका नहीं है। तो कुछ के लिए हम एक ऐसा वेन डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे साफ बोला गया है कि कुछ आम पके नहीं हैं, तो जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, आम के कुछ हिस्से के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो आम के कुछ हिस्से के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, बाकी का हिस्सा क्या है, ऐसी हमें कोई भी जानकारी यहाँ से प्राप्त नहीं हो रही है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हमने केवल वेन डायग्राम बनाना सीखा है कि किस शब्द के लिए किस प्रकार से वेन डायग्राम बनाया जाता है। यदि सभी आता है तो सभी के लिए आप इस तरह के 2 वेन डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन परीक्षाओं में मोस्टली इसी डायग्राम से आपको काम करना है। और यदि कुछ आता है तो कुछ के लिए हम 4 प्रकार से वेन डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन परीक्षाओं में मोस्टली हमें इस वाले डायग्राम से काम करना है, बाकी की सभी ध्यान में रखना है। कोई नहीं के लिए आप केवल इस प्रकार से एक वेन डायग्राम बना सकते हैं, ठीक। और इसी प्रकार कुछ नहीं के लिए आप इस तरह से वेन डायग्राम बना सकते हैं। इसके कुछ अन्य वेन डायग्राम और बनाए जा सकते हैं, तो इसकी बात मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा। अब हम बात करेंगे कि हम किसी भी प्रश्न का जवाब कितने प्रकार से दे सकते हैं। तो देखिए हम किसी भी प्रश्न का जवाब 3 प्रकार से दे सकते हैं। किस प्रकार से, पहला कह सकते हैं हाँ, दूसरा कह सकते हैं ना, और तीसरा एक अन्य जवाब होगा पता नहीं। पता नहीं। देखिए ये एक विशेष स्थिति होती है, यदि आपको प्रश्न का जवाब पता है तो आप उसे हाँ और ना में कह सकते हैं, ठीक। और यदि आपको प्रश्न के जवाब के बारे में नहीं मालूम तो आप कह सकते हैं पता नहीं। जैसे मैं यदि आपसे कहूँ कि क्या 5 + 6 = 11 होता है, तब आप कहेंगे हाँ। क्लियर है। यदि मैं आपसे कहूँ क्या +5 5 और 6 = 10 होता है, तब आप कहेंगे नहीं। क्या कहेंगे आप, नहीं। क्लियर। और यदि मैं आपसे कहूँ क्या x + 9 = 11 होता है, तब आप कहेंगे पता नहीं। अब ये आपने जवाब दिया कि पता नहीं, ऐसा क्योंकि जब तक यहाँ x का वैल्यू फाइंड नहीं होगा, हमें ज्ञात नहीं होगा, तब तक हम इसका जवाब नहीं दे सकते। तब तक जवाब क्या रहेगा, पता नहीं। क्लियर है। तो देखिए यदि हमें प्रश्न का जवाब पता है तो हम हाँ और ना में 2 प्रकार से जवाब दे सकते हैं।
किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यदि हमें मालूम है तो हम हाँ कह सकते हैं और नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब किसी प्रश्न का सॉल्यूशन हमें नहीं मालूम तो हम उसके उत्तर के बारे में सीधा सा कह सकते हैं पता नहीं। अब देखिए इसी प्रकार यदि हम कथन की बात करें तो जब कोई कथन दे रखा होता है तो उस कथन से हमें कितनी जानकारी प्राप्त होती है, इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। जैसे यदि मैं कहूँ कि सभी शेर बूढ़े हैं, क्लियर है? तो मैं एक ऐसा अपने दिमाग में एक ऐसा चित्र बना सकता हूँ कि दुनिया में जितने भी शेर हैं सब कैसे हैं, बूढ़े हैं। तो मैं इसे ऐसे दिखा सकता हूँ। लेकिन यदि इसके विपरीत पूछा जाए कि क्या सभी बूढ़े शेर हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है कथन से, वो शेर के बारे में पता चल रहा है कि सभी शेर क्या है, बूढ़े हैं। लेकिन बूढ़े के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। यदि हमसे बोला जाए कि क्या कुछ बूढ़े शेर हैं, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ, बूढ़े का कुछ हिस्सा शेर ने कवर किया है। भाई यदि मैं इसे यहाँ छिपा दूँ तो ये क्या है, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, ये बूढ़े का कुछ हिस्सा है। कुछ हिस्सा ही तो है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि यदि ये सभी है तो सभी के एक छोटे हिस्से को कुछ बोला जाता है। यदि इसका नाम मैं ए रख दूँ तो यह क्या बोला जाएगा, ए का कुछ भाग, तो क्या बोला जाएगा, कुछ ए। उसी तरह से यदि ये सारा कुछ बूढ़ा है और मैं इसका शेर नाम को छुपा दूँ तो ये क्या कहलाएगा, बूढ़े का कुछ हिस्सा। तो ये क्या है, कुछ बूढ़ा क्या है, शेर है। तो हमें यहाँ से कुछ बूढ़े के बारे में प्राप्त हो रहा है। यदि पूछा जाए सभी बूढ़े शेर हैं, तो देखिए सभी बूढ़े का हमें पता नहीं। क्यों? क्योंकि कथन में हमें केवल और केवल सभी शेर के बारे में जानकारी मिल रही है और तर्क करने पर कुछ बूढ़े के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार बड़ी ही सूझबूझ के साथ में हमें किसी भी कथन से यह फाइंड करना है कि इससे हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। अब देखिए कथन से जो जानकारियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं, जैसे माना मैं एक निष्कर्ष लिख देता हूँ। मैंने लिखा कुछ शेर बूढ़े हैं। क्या मुझे ये जानकारी प्राप्त हो रही है? कथन में दे रखा है, क्या उसके आधार पर मुझे ये जानकारी प्राप्त हो रही है? तो हम देखेंगे शेर का कुछ हिस्सा बूढ़े के अंदर है। तो मैं इसके किसी भी हिस्से के बारे में देख सकता हूँ। जैसे मान लो मैं यदि इतने से हिस्से के बारे में बात करूँ तो ये क्या है, शेर का कुछ हिस्सा किसके अंदर है, बूढ़े के अंदर। तो मैं कह सकता हूँ कुछ शेर बूढ़े हैं, ये बात सत्य है, मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है और उसके लिए मैं जवाब दे सकता हूँ जी हाँ। दूसरा निष्कर्ष, इसी से एक दूसरा निष्कर्ष बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा सभी बूढ़े शेर हैं। तो देखिए क्या सभी बूढ़े शेर हैं? तो इस केस में आप क्या कहेंगे, भाई सभी बूढ़े का तो पता नहीं, लेकिन कुछ बूढ़े शेर हैं। सभी बूढ़े की हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक, तो सभी बूढ़े शेर हैं तो हम कहेंगे पता नहीं। क्या कहेंगे, पता नहीं। और देखिए जो भी पता नहीं बोला जाता है उसे क्रॉस कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसने तो अपना जवाब बोल दिया। क्या जवाब बोल दिया? इसने अपना निष्कर्ष दे दिया है। क्या निष्कर्ष दे दिया? सभी बूढ़े शेर हैं। लेकिन ऐसे जब यहाँ से इस प्रकार का कोई निष्कर्ष बनता ही नहीं है, ऐसी कोई जानकारी प्राप्त ही नहीं हो रही, तो ये कैसे बोल सकता है? तो इस केस में क्या होगा, यह गलत होगा। क्लियर?
एक अन्य निष्कर्ष और लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ कुछ बूढ़े शेर हैं। क्या ये बनेगा? तो आप कहेंगे हाँ बात सही है, बूढ़े का कुछ हिस्सा ये वाला किसके पास है? शेर के पास है। तो हम कह सकते हैं ये बात सत्य है। क्लियर है? तो हम देखें हाँ हाँ, और ये जवाब क्या रहा? पता नहीं। क्लियर है? तो इस तरह से हमें किसी भी कथन को पढ़ करके सबसे पहले यह सूझबूझ से जानकारी प्राप्त करनी है कि इसके कौन कौन से हिस्सों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। एक अन्य एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैं कथन लिखता हूं, कुछ नारियल हरे हैं। तो देखिए इसके लिए हम एक वेन डायग्राम बना सकते हैं। कुछ नारियल हरे हैं, तो मैं नारियल का ये वाला हिस्सा और इसका क्या है, कुछ नारियल कैसे हैं? हरे हैं। तो कुछ के लिए हमने कैसा वेन डायग्राम बनाया था? कुछ इस तरह का। तो हमें ये वाला हिस्सा क्या बना दिया? हरा। तो आप देखेंगे ये इस वाले हिस्से के बारे में बोल रहा है कि नारियल का ये वाला हिस्सा क्या है? हरा है। तो देखें हमें कथन से क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? कथन से हमें नारियल के इस हिस्से के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है कि यह हरा है। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखें, जितने हिस्से के बारे में जानकारी हमें मिली है हम उतने ही हिस्से के बारे में बता सकते हैं। बाकी का क्या है हम उसके लिए कोई भी जवाब नहीं दे सकते, अर्थात जवाब रहेगा पता नहीं। क्लियर है? और पता नहीं को क्रॉस कर दिया जाता है। ठीक। अब यदि कोई भी आपसे इस हिस्से के बारे में पूछे कि ये क्या है तो आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा या अन्य ये वाले हिस्से के बारे में कोई भी पूछे तो आप इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कथन से हमें ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। अब देखिए कथन से हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर हम कुछ और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसने साफ बोला है कि कुछ नारियल हरे हैं, तो इस आधार पर मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि नारियल का कुछ हिस्सा हरा है, तो क्या हरे का कुछ हिस्सा नारियल है? जी हाँ बिल्कुल है। तो इस तरह से आप ये जानकारी हमें दे रखी सी नारियल से हरे की तरफ, लेकिन हमने हरे से नारियल की तरफ भी जानकारी प्राप्त कर ली कि कुछ हरा नारियल है। क्लियर है? यदि मैं यहाँ कुछ निष्कर्ष और लिखूँ, कुछ निष्कर्ष लिखूँ मैं, जैसे मैंने लिखा सभी नारियल हरे हैं, सभी नारियल हरे हैं। तो देखिए हमसे पूछा गया है कि सभी नारियल हरे हैं, तो आप देखेंगे भाई कुछ नारियल हरे हैं, सभी नहीं हैं। ठीक, सभी नारियल हरे नहीं हैं, कुछ हरे हैं। हमें क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? हमें कुछ के बारे में पता है, तो हम सभी के बारे में नहीं बता सकते। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि देखें सभी से कुछ प्राप्त होता है, सभी से क्या प्राप्त होता है? कुछ प्राप्त होता है, जबकि कुछ से सभी प्राप्त नहीं होता। कुछ से सभी प्राप्त नहीं होता, ऐसे आप समझें। आप इसे यदि मान लो मैं ये कहूँ कि यह मेरे पास में केक है, एक पूरा केक है। कैसा केक है? एक पूरा केक है, ये साझा। और आपने कहा कि कुछ केक हमें दे दीजिए, तो मैं इसमें से कुछ काट करके आपको दे सकता हूँ। क्लियर? मैं कुछ केक आपको दे सकता हूँ। क्लियर है? यदि मेरे पास में आधा केक है या थोड़ा सा केक है और आप कहें कि मुझे पूरा केक चाहिए और पूरा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको पूरा केक नहीं दे सकता। क्लियर? तो आप कह सकते हैं कि सभी से कुछ तो दिया जा सकता है, लेकिन कुछ से सभी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है? तो देखिए यहाँ कुछ दे रखा है और इसने सभी के बारे में बोला है कि सभी नारियल हरे हैं, तो हम कह सकते हैं पता नहीं। हमें तो केवल कुछ हिस्से के बारे में पता है, सभी के बारे में हमें नहीं पता, तो हम कहेंगे पता नहीं, और पता नहीं को क्रॉस कर दिया जाता है। एक अन्य और रखते हैं, कुछ हरे नारियल हैं, कुछ हरे
नारियल हैं। तो अब देखेंगे क्या हरे का कुछ हिस्सा नारियल के टच में है, तो आप कहेंगे हाँ ये वाला हिस्सा हरे का है और यही हिस्सा नारियल का है, ये दोनों का है। तो कह सकते हैं कुछ नारियल हरे हैं और कुछ हरे नारियल हैं। तो कुछ हरे नारियल हैं, ये बात सत्य है। मैं इसमें एक तीसरा और लिखता हूं, सभी हरे नारियल हैं। क्या ऐसी कोई जानकारी हमें प्राप्त हो रही है जो कि निष्कर्ष में लिखा गया है, निष्कर्ष नंबर 3। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या सभी हरे नारियल के अंदर हैं? जी नहीं, हमें हरे के कुछ हिस्से के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, तो हम सभी के बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो क्या कहेंगे? पता नहीं, और पता नहीं को क्या कर दिया जाता है? क्रॉस। क्लियर है?